बर्ड फ्लू पोल्ट्री और अन्य पक्षी जैसे टर्की, तीतर, बटेर, बतख, गिनी फाउल और जंगली पक्षियों में होने वाला एक संक्रमण है। ये संक्रमण इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है। पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस दो प्रकार के हैं। एक है लो पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरा है हाई पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। लो पैथोजेनिसिटी वायरस से पक्षियों में हल्के लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ दिनों में अपने आप चले जाते हैं। वही हाई पैथोजेनिसिटी वायरस से होने वाला संक्रमण बहुत ही जल्दी फैलता है और ये वायरस 75 से 100% तक मृत्यु दर करने में सक्षम है। बर्ड फ्लू संक्रमण इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप H5 और H7 से होता है। अभी जो स्ट्रेन इस आउटब्रेक में पाया गया है वो है H5N8 और H5N1 और ये दोनों स्ट्रेन अत्यधिक रोगजनक है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वैश्विक महामारी है। पिछले 10 वर्षों में विश्व के अलग अलग देशों में इस रोग की 3 महामारियां देखी गई है। भारत में ये महामारी पहली बार 18 फरवरी 2006 में नंदुरबार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां देखी गई। 2006 में जो आउटब्रेक देखा गया वो H5N1 स्ट्रेन मतलब कि हाई पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ था। तब से लेकर आज तक विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई बार इस रोग को पाया गया। ये रोग जूनोटिक है, मतलब कि पशुओं से मनुष्य में होता है, परंतु आज तक इस रोग की मनुष्य में एक भी केस भारत में नहीं पाई गई। ऐसा रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं है कि मुर्गी के अंडे तथा मांस खाने से ये रोग मनुष्य में हुआ है। इसीलिए इस रोग से घबराने की जरूरत नहीं है। 2021 में ये रोग सबसे पहले भारत में 4 राज्यों में पाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाले राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से नमूनों की पुष्टि होने के बाद इन 4 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण डिक्लेयर किया है। राजस्थान में कौवों में बर्ड फ्लू पाया गया। बारां, कोटा, झालावाड़ इन जिलों में संक्रमण पाया गया है। मध्य प्रदेश में भी कौवों में बर्ड फ्लू पाया गया। मध्य प्रदेश में मंदसौर, इंदौर, मालवा इन जिलों में संक्रमण पाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है। केरला के कोट्टायाम और आलापुझा में 4 जगहों पर घरेलू बतख में बर्ड फ्लू पाया गया है और इसी के साथ और 4 राज्य इसमें जोड़े गए हैं। हरियाणा के पंचकुला जिले में पोल्ट्री बर्ड्स में बर्ड फ्लू पाया गया। गुजरात में सूरत और वडोदरा में ये संक्रमण कौवों में पाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जूलॉजिकल पार्क में बतखों में ये संक्रमण पाया गया है। महाराष्ट्र में परभनी जिले में पोल्ट्री बर्ड्स में ये संक्रमण मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला में H5N8 स्ट्रेन तथा हिमाचल प्रदेश में H5N1 स्ट्रेन डिटेक्ट किया है। और आप देख ही रहे हैं, हर दिन नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए इस रोग की जानकारी हर पशुपालक को होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बर्ड फ्लू का खतरा कौन से पक्षियों को ज्यादा है, बर्ड फ्लू का खतरा कौन से एरिया में ज्यादा है, बर्ड फ्लू रोग कैसे फैलता है, बर्ड फ्लू रोग के पक्षियों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बर्ड फ्लू रोग के डिटेक्शन के लिए सैंपल कैसे लिए जाते हैं, बर्ड फ्लू महामारी आने के बाद कौन से एरिया को संक्रमित एरिया तथा सर्विलेंस एरिया कहा जाता है। बर्ड फ्लू संक्रमण के लिए पोल्ट्री में टीकाकरण कर सकते हैं। आपके फार्म को अगर बर्ड फ्लू से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, संक्रमित एरिया से संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रतिबंधात्मक उपाय करें और मृत पक्षियों का निपटान कैसे किया जाता है, और सबसे आखिरी में देखेंगे पशुपालकों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न। बर्ड फ्लू का खतरा कमर्शियल पोल्ट्री फार्म को ज्यादा है, जहां पर कम जगह पर ज्यादा पक्षियों को रखा जाता है। उसके बाद बैकयार्ड मुर्गी पालन में भी एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है। बैकयार्ड मुर्गी पालन रूरल एरिया में ज्यादातर होता है। इसमें मुर्गी, बतख, कबूतर आदि पक्षियों को रखा जाता है। इस तरह की मुर्गी पालन में बायोसिक्योरिटी मेंटेन नहीं की जाती है, इसीलिए इन्हें ज्यादा खतरा है। प्रवासी पक्षियों में भी बर्ड फ्लू का खतरा है। जंगली पक्षियों में भी बर्ड फ्लू पाया जाता है। इस बार जो संक्रमण आया है वो ज्यादातर प्रवासी तथा जंगली पक्षियों में ही देखा गया है। बड़े बड़े होलसेल मार्केट में जिन पक्षियों को खरीदा या बेचा जाता है उन्हें भी बर्ड फ्लू हो सकता है। इस वायरस के कुछ स्ट्रेन सुअर, बिल्ली, घोड़े और कुत्तों को भी संक्रमित करते हैं। जिन राज्यों और जिलों में इस रोग का संक्रमण पहले पाया गया है उन्हें बर्ड फ्लू का खतरा ज्यादा है और उस एरिया के साथ लगे हुए जिलों को भी खतरा है। बॉर्डर पर जो जिले स्थित है वहां पर रोग फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिन राज्यों की बॉर्डर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन
और म्यांमार इन देशों से लगी है, उन्हें भी इस रोग का खतरा ज्यादा है। जहाँ पर घरेलू बतख का व्यवसाय किया जाता है, जहाँ पर बैकयार्ड मुर्गी पालन किया जाता है, जिस एरिया में राष्ट्रीय उद्यान, तालाब या झील मौजूद है, उन्हें भी बर्ड फ्लू का खतरा ज्यादा है। और राष्ट्रीय उद्यान, तालाब और झील का अंतर बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म से कितना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। प्रवासी पक्षियों का आने और जाने का मार्ग जिस एरिया से जाता है, वो भी खतरे से खाली नहीं है। जहाँ पर पालतू पक्षियों का बिजनेस किया जाता है, वहाँ पर भी बर्ड फ्लू का खतरा है। और जिस एरिया में जिंदा पक्षियों का होलसेल मार्केट है, वहाँ पर भी बर्ड फ्लू पाया जाता है। बर्ड फ्लू को पोल्ट्री फार्म तक पहुंचाने की मुख्य भूमिका जंगली पक्षी निभाते हैं। जंगली पक्षियों का तथा प्रवासी पक्षियों का कांटेक्ट जब पोल्ट्री फ्लॉक से आता है, तो इस प्रकार का आउटब्रेक देखा जाता है। भारत में ये रोग मुख्यत्वे सर्दी के मौसम में देखा जाता है, जबकि प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं। ये प्रवासी पक्षी सितंबर अक्टूबर में आते हैं और फरवरी मार्च में निकल जाते हैं। कुछ बर्ड्स में इस रोग के लक्षण धीमे होते हैं, पर उनके मल से विषाणु निकलते रहते हैं, जो कि दूसरे बर्ड्स को संक्रमित करेंगे। पक्षी जब उड़ते हैं तभी भी मल डालते हैं, वहां से ये वायरस हवा में फैलने में मदद होती है। संक्रमित पशु के श्वसन स्राव के संपर्क में आने पर भी ये रोग हो सकता है। ये वायरस लंबे समय तक वातावरण में रहता है और उनके संपर्क में आने वाली चीजों को संक्रमित करता है। और ये चीजें जैसे कि पोल्ट्री फार्म पर उपयोग में आने वाले फीडर, पानी का स्रोत, कामगार लोगों के कपड़े, उनके जूते और संक्रमण को बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब कि ये रोग दो मार्गों से फैल सकता है। संक्रमित पक्षी के कांटेक्ट में अगर स्वस्थ पक्षी आता है और संक्रमित पक्षी के कांटेक्ट में आने वाली चीज अगर स्वस्थ पक्षी के कांटेक्ट में आए, तो भी ये रोग हो सकता है। ये रोग एक फार्म से दूसरे फार्म पर भी पहुंच सकता है, जैसे कि इस फार्म से दूसरे फार्म पर फीड लेकर जाते हैं या फिर मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार की मक्खियों या मच्छरों द्वारा इस रोग को फैलने का कोई भी रिपोर्ट आज तक नहीं मिला है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई दिनों से फील्ड में हमें बहुत सारे पशुपालक ये सवाल पूछते हैं। बर्ड फ्लू में लक्षणों की शुरुआत अचानक होती है और पक्षी मरने लगते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस रोग के लक्षणों को देखने के लिए हमें वक्त ही नहीं मिल पाता। इनका मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच जाता है। पोल्ट्री में होने वाले बाकी रोगों की तरह ही कुछ शुरुआती लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि पक्षी उदास दिखाई देते हैं, एक्टिविटी कमजोर हो जाती है, पक्षियों के पंख बिखरे हुए लगते हैं, मतलब कि उनमें एक रूपता नहीं दिखाई देती है, पक्षियों का खाना कम हो जाता है। इस रोग में मुख्य लक्षण श्वसन प्रणाली से संबंधित है, जैसे कि छींकना, खांसना, आंखों से पानी आना, जिसे लैक्रिमेशन कहा जाता है। संक्रमित पक्षियों के नाक से चिपचिपा स्राव निकलता है। पक्षियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इस रोग में डायरिया दिखाई देता है। शुरुआती दिनों में ये डायरिया हरे रंग का है और कुछ दिनों के बाद पक्षी सफेद मल डालने लगते हैं। संक्रमित पक्षियों के कोम और वैटल सूज जाते हैं और नीले रंग के होने लगते हैं। पैरों पर भी सूजन दिखाई देती है और पैर भी नीले रंग के होने लगते हैं। पक्षियों के आंख और गले पर सूजन आती है। अंडों का उत्पादन कम हो जाता है और कुछ दिनों के बाद कंप्लीटली बंद हो जाता है। सिर्फ लक्षणों को देख किसी भी रोग को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। उस संक्रमित पक्षी से नमूने लेकर प्रयोगशाला में पुष्टि करना जरूरी है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं सैंपल कैसे लिए जा रहे हैं। ये सैंपल स्वस्थ पक्षियों से लिए जा रहे हैं। हम यहाँ पर पक्षियों के मुंह से तथा मलद्वार से सैंपल ले रहे हैं। प्रवासी पक्षी तथा राष्ट्रीय उद्यान के पक्षियों से उनके मल का नमूना सैंपल के तौर पर लिया जाता है। अगर पक्षी का मृत्यु हुआ है तो पूरे पक्षी को ही सैंपल के रूप में लिया जाता है। जिस एरिया में इस रोग के लक्षण पाए गए हैं, उस एरिया के हर गांव से 5 मृत तथा ऐसे पक्षी जो तीव्र लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सैंपल के तौर पर लिया जाता है। जो पक्षी इस रोग के तीव्र लक्षण दिखा रहा है, उनसे भी खून के सैंपल लिए जाते हैं। जिस एरिया में मृत पोल्ट्री पक्षी पाए गए हैं, उस एरिया के बतखों के सैंपल भी लिए जाते हैं और यहाँ पर बतखों के खून के सैंपल लिए जाएंगे। अगर जंगली तथा प्रवासी पक्षियों में मृत्यु दर दिखाई देता है तो उनके सैंपल भी इसी प्रकार से भेजे जाते हैं और उस एरिया के पोल्ट्री का परीक्षण भी किया जाता है। इन सैंपल को 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल या क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि सैंपल लैब में भेजते समय कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए।
यह हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस रोग में संक्रमित पक्षियों को कल कर दिया जाता है, मतलब कि मारा जाता है। जिस जगह पर इस रोग का संक्रमण पाया गया है उस जगह के 1 किलोमीटर घेरे के एरिया को संक्रमित एरिया डिक्लेयर किया जाता है और इस संक्रमित एरिया के पक्षियों को कल कर दिया जाएगा। अगर ये संक्रमण उसी एरिया में ज्यादा जगह पर बिखरा हुआ है तो इस इन्फेक्टेड जोन को 3 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जाता है और 1 से 10 किलोमीटर घेरे के एरिया को सर्विलेंस एरिया कहा जाता है। सर्विलेंस एरिया संक्रमित और रोग मुक्त एरिया के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। पक्षियों के मार्केट में अगर संक्रमण पाया जाता है तो उस मार्केट में स्थित सभी पक्षियों को कल कर दिया जाएगा और मार्केट को सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 21 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। देखिए, इस रोग के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पक्षियों को अच्छी गुणवत्ता का फीड दीजिए। पक्षियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने स्थानीय वेटरनरी डॉक्टर से परामर्श लीजिए। टीकाकरण की अगर बात करें तो भारत में इस रोग के लिए पोल्ट्री में वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है। इस रोग से बचने के लिए बायोसिक्योरिटी का पालन करना ही एक बहुत अच्छा उपाय है। हर पशुपालक को ऐसा लगता है कि मेरे फार्म पर यह संक्रमण नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए हमें कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय करने पड़ेंगे ताकि हम अपने पक्षियों को और फार्म को बचा सकें। जिस एरिया में इस रोग का संक्रमण पहले पाया गया उस एरिया से पोल्ट्री बर्ड्स के सैंपल एक निश्चित अंतराल पर चेकअप के लिए भेजना जरूरी है। मतलब उस एरिया में बर्ड फ्लू का मॉनिटरिंग होता रहेगा। बायोसिक्योरिटी का पालन करना अत्यावश्यक है। बायोसिक्योरिटी मेजर्स को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कमर्शियल मतलब कि बड़े पोल्ट्री फार्म्स के लिए, उसके बाद बैकयार्ड पोल्ट्री पालन के लिए और तीसरा पोल्ट्री मार्केट के लिए। तो चलिए सबसे पहले कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स के लिए बायोसिक्योरिटी मेजर्स देखते हैं। पक्षियों से दूरी बनाए रखें। पक्षियों के संपर्क में वही लोग आएंगे जो पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म को विजिटर्स के लिए भी अलाउ ना करें। जंगली और प्रवासी पक्षियों को फार्म पर आने से प्रतिबंध लगाएं। अगर दूसरे पोल्ट्री फार्म से कुछ उपकरण लाए जाते हैं तो उन्हें पहले डिसइंफेक्ट करवा लें और बाद में ही उपयोग में लाएं और इन उपकरणों को वापस भेजने से पहले भी डिसइंफेक्ट करवा लें। पक्षियों के पिंजरे को साफ सुथरा रखें। उनका खाना और पानी भी स्वच्छ होना चाहिए और इसे डेली बदलते रहें। जिन गाड़ियों का उपयोग फार्म पर आवागमन के लिए किया जा रहा है, अंडे तथा मांस के लिए या फिर पशु खाद्य के आवागमन के लिए, उन्हें डिसइंफेक्ट करवा लें। नए पक्षियों को फ्लॉक में नहीं लाना है। उन्हें कम से कम 30 दिनों के लिए फ्लॉक से दूर रखें। फार्म पर स्थित हर पशु पक्षी पर पशुपालक का ध्यान होना चाहिए। अभी हमने वीडियो में इस रोग के जो लक्षण आपको समझाए हैं उनका निरीक्षण करें। बर्ड फ्लू के लक्षणों को पहचानने की कोशिश करें और इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखें। अगर आपके फार्म पर पक्षी इस प्रकार के लक्षण दिखाते हैं या असामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसका रिपोर्ट तुरंत अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय में करें ताकि समय के रहते कुछ डिसीजन ले सके, जैसे कि संक्रमित पक्षियों को कल करना है या फिर उन्हें स्वस्थ पक्षियों से अलग रखना है। मतलब हमारा मेन मोटो है कि संक्रमण को फैलने से रोकना है। फार्म के एंट्रेंस पर फूड बाथ का उपयोग करें। फूड बाथ कैसे बनाया जाता है तथा इसके लिए कौन से रसायनों का उपयोग करें, इस विषय की डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। औसत एक ही उम्र के पक्षियों को साथ में रखना कभी भी बेहतर है, इसीलिए ऑल इन ऑल आउट इस उत्पादन प्रणाली को अपनाएं। मिक्स फार्मिंग के कल्चर पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है, जैसे कि कई जगह पर सुअर और पोल्ट्री को साथ में पाला जाता है, फिर बतख और पोल्ट्री को साथ में रखा जाता है। इस प्रकार की फार्मिंग बर्ड फ्लू के संक्रमण को बढ़ावा देती है। बैकयार्ड मुर्गी पालन में बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना मतलब कि इसका मेन मोटो है प्रवासी पक्षी या जंगली पक्षी इनके संपर्क में नहीं आने चाहिए। पक्षियों को घर के भीतर ही रखें। जहां पर पक्षियों को रखा है उस एरिया को साफ सुथरा रखें। बैकयार्ड मुर्गी पालन में स्वच्छता की ओर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। कचरे का निपटान उचित तरीके से करें। अभी हमने वीडियो में जो रोग के लक्षण आपको समझाए हैं उनका निरीक्षण करें। बर्ड फ्लू के लक्षणों को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपके फार्म पर इस प्रकार के कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं या असामान्य मृत्यु होती है तो उसका रिपोर्ट तुरंत अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय में करें। बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गियों का स्लॉटरिंग और साफ सफाई का काम खुले में किया जाता है, ऐसा ना करें। मृत पक्षियों का निपटान उचित तरीके से करें। इसे कूड़े में या ड्रेनेज में ऐसे ही नहीं फेंकना है। इसका निपटान कैसे करते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। मुर्गी मार्केट में बायोसिक्योरिटी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट एरिया का रूटीन बेसिस पर सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। मार्केट में जिन पिंजरे में पक्षियों को रखा जाता है उसको डिसइंफेक्ट करते रहें। हर दुकान पर फूड बाथ, सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की फैसिलिटी होना जरूरी है।
पक्षियों को कत्तल करने के लिए जिन औजारों का उपयोग हो रहा है उनको साफ सुथरा रखें। कत्तल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसका निपटान उचित तरीके से करें। कत्तल करते समय ग्लव्स और मास्क का उपयोग करें। जिस एरिया में इस रोग का संक्रमण होने के चांसेस है उस एरिया में फेरी वाले अंडे और मांस को ना बेचें। मार्केट एरिया में स्थित पानी का स्रोत संक्रमित नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधात्मक उपाय के तौर पर आप एक द्रावण बनाकर उसका छिड़काव पोल्ट्री फार्म, कैटल फार्म या आपके एरिया में जहां पक्षियों की आबादी ज्यादा दिखाई देती है उस जगह पर करें। इस द्रावण को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट मतलब कि खाने का सोडा चाहिए। 1 लीटर पानी में 7 ग्राम खाने का सोडा डालकर उसका छिड़काव अवश्य करें। कुछ हद तक विषाणु जीवाणुओं की संख्या पर कंट्रोल करने में मदद होगी। इस प्रकार की स्प्रेइंग 15 दिन के अंतराल से 3 बार करनी है। जहां पर इस रोग का संक्रमण पाया गया है उस एरिया में वाहनों का आवागमन ना करें। जिन पशुपालक के खुद के फार्म पर इस रोग का संक्रमण पाया गया है वो पशुपालक अपनी गाड़ी को फार्म के बाहर मतलब कम से कम 500 मीटर की दूरी पर खड़ा करें, क्योंकि गाड़ियां भी इस रोग के संक्रमण को फैलाने का काम करती है। वाहनों का आवागमन करना अगर बहुत ही जरूरी है तो उनको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। अलर्ट जोन एरिया से या संक्रमित एरिया से मुर्गी का मांस तथा अंडे, मरे हुए पक्षी, पक्षियों का खाद, फार्म पर उपयोग की जाने वाली मशीनरी या इस प्रकार की कोई भी चीज का आवागमन ना करें। जो लोग फार्म पर काम कर रहे हैं वो फेस मास्क, ग्लव्स और गमबूट्स का उपयोग करें और काम होने के बाद इन सभी चीजों को फार्म पर छोड़कर तथा पशुपालक और कामगार खुद को डिसइंफेक्ट कर ही बाहर आए। फेस मास्क, ग्लव्स और गमबूट्स का निपटारा सतर्कता से हो। इस बात का ध्यान रखें कि संक्रमित फार्म पर काम करने वाले कामगार स्वस्थ फार्म पर ना जाए। संक्रमित फार्म पर नए पक्षियों को नहीं लाना है। इस संक्रमित एरिया में अगले 3 महीने तक नए बर्ड्स को लाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पशुपालक इस बात पर गौर करें, क्या इस संक्रमित एरिया में जंगली पक्षी आते हैं? इन जंगली पक्षियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाएं। जंगली पक्षियों का कांटेक्ट अगर संक्रमित क्षेत्र के पानी के स्रोत या संक्रमित शेड से आए तो ये पक्षी संक्रमण को और फैला सकते हैं। जिस फार्म पर संक्रमण आया हुआ है उस फार्म एरिया में डिसइंफेक्टेंट का उपयोग कर स्प्रेइंग करें। डिसइंफेक्टेंट के लिए आप 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड या 4% फॉर्मेलिन का उपयोग भी कर सकते हैं। स्प्रेइंग से वायरस का लोड कुछ हद तक कम करने में मदद होती है। पोल्ट्री शेड्स की दीवारें, फर्श और छत को धोना और डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताएंगे। इसे आप सेपरेटली या कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप रसायनों का उपयोग करें, जैसे कि 3% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सिंथेटिक फिनॉल के 2% सोल्यूशन का उपयोग फर्श को साफ करने के लिए करें। मार्केट में भी आपको बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले डिसइंफेक्टेंट मिल जाएंगे, जैसे कि विरकॉन एस, D125, कोर्सुलिन, B904। इन प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कंपनी से बताई हुई मात्रा में इनका उपयोग करें। शेड की फर्श पर ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव करें। शेड की दीवारों को चूने से व्हाइट वॉश करवा ले। शेड का फ्यूमिगेशन करना भी अच्छा रहेगा। फ्यूमिगेशन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मेलिन का उपयोग करें। संक्रमित पक्षियों के पंख अगर फार्म पर दीवारों को या फिर धातु के जाले में फंसे हुए हैं तो उसे फ्लेम गन का उपयोग कर जला ले। पानी के स्रोत को पूरी तरीके से खाली कर धो ले और डिसइंफेक्ट करवा ले। फार्म पर जिन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है उन्हें 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करें। फीड टैंक को पूरी तरीके से खाली कर गर्म पानी के हाई प्रेशर फव्वारे से साफ करें। फार्म पर जितने भी यूनिट्स है जैसे कि एक स्टोरेज रूम, पैकेजिंग रूम, फीड रूम, इन सभी को धोकर डिसइंफेक्ट करें और उसके बाद फ्यूमिगेट करवा लें। इस प्रकार से 2 बार तो फ्यूमिगेट करवाना ही है और हर फ्यूमिगेशन के बीच 2 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। फार्म पर काम कर रहे कामगार या डॉक्टर अगर विजिट के लिए आते हैं तो हाथ और कपड़ों को डिसइंफेक्ट कर ही शेड में आए। फार्म के प्रवेश द्वार पर फूड बाथ होना जरूरी है। इस फूड बाथ में 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का उपयोग करें। फार्म में प्रवेश कर रहा हर व्यक्ति अपने गमबूट्स और जूतों को फूड बाथ में साफ करने के बाद ही अंदर जाए। मृत पक्षियों के निपटान का सबसे उचित तरीका है इन पक्षियों को जला दिया जाए। अराउंड 100 पक्षियों को जलाने के लिए 5 क्विंटल लकड़ी की जरूरत होती है, जो कि बहुत बार मिलना संभव नहीं होता। इसीलिए अगर जरूरत पड़े तो आप दूसरे तरीके का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। एक गहरा गड्ढा बनाकर पक्षियों को उसमें गाड़ा जाता है। जिस जगह पर पक्षियों को गाड़ा जा रहा है वहां पर निवास स्थान नहीं होना चाहिए
और इर्द गिर्द वाले एरिया में पानी का स्रोत भी नहीं होना चाहिए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। जो संक्रमित एरिया है उसी में गड्ढा बनवाए। 2x2x2 का गड्ढा 1800 मुर्गियों के लिए हो जाएगा। गड्ढा गहरा होना जरूरी है ताकि चूहे और कुत्तों से इसे तकलीफ ना हो। सबसे पहले इस गड्ढे में कॉस्टिक चूना डालना पड़ेगा। उसके ऊपर 40 सेंटीमीटर की मिट्टी की परत बनेगी, इतनी मिट्टी डालिए। उसके बाद इसी तरीके से 2-3 लेयर्स कॉस्टिक चूना और मिट्टी डालिए। इसमें पक्षियों को डाल वापस इसी प्रकार की 2-3 लेयर्स कॉस्टिक चूना और मिट्टी डालिए। गड्ढे को बुझाने के बाद भी ऊपर से मिट्टी और चूने की 2-3 परत डाल दीजिए। गड्ढे को नियमित अंतराल में चेक करते रहे। यहाँ से बास तो नहीं आ रही है या पानी तो नहीं रुका हुआ है। इस गड्ढे को मार्क करके रखें ताकि अगले 1 साल तक इसे कोई ना खोले। गड्ढे को मार्क करने के लिए यहाँ पर वार्निंग साइन का एक परमानेंट बोर्ड लगवा दे या कांटों का फेंसिंग बनवा ले। इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे की जगह पर अगले 1 साल तक फसल ना उगाए। मृत मुर्गियों के साथ मुर्गी का मांस, अंडे, पंख, मुर्गियों का खाद, इन सभी चीजों को गड्ढे में डाल दें। देखिए, जिस एरिया में इस रोग का संक्रमण पाया गया है उस एरिया के लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। मुर्गी, बतख तथा अन्य पक्षियों के संपर्क में ना आए। बच्चों का भी कांटेक्ट इन पक्षियों से नहीं आना चाहिए। अगर सामने वाला पक्षी आपको स्वस्थ दिख रहा है फिर भी उसके पास जाकर उसे उठाने की या उसके संपर्क में आने की कोशिश ना करें। ऐसे पोल्ट्री तथा बतख फार्म को बिल्कुल भी विजिट ना करें जहां पर पक्षी बीमार है या बर्ड फ्लू जैसे लक्षण दिखा रहे हैं। संक्रमित एरिया में काम करने वाले व्यक्ति से अगर आपका संपर्क आता है तो हाथों को, चेहरे को अच्छे से धो ले, कपड़ों को भी डिसइंफेक्ट करवा ले। अगले 4 दिनों के लिए शारीरिक तापमान को चेक करते रहे। अगर बुखार, सर्दी, खांसी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो लोग पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर के परामर्श से एंटीवायरल दवाई ले लें। सबसे कॉमन सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है वो है कि बर्ड फ्लू में पक्षियों को कल कर दिया जा रहा है, मतलब कि मारा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये करना पक्षियों के कल्याण के खिलाफ नहीं है? इन्फेक्टेड एरिया के पक्षियों को ही कल किया जाता है। इन्फेक्टेड एरिया कौन सा है यह हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया है। इस फोटो में जैसे दिखाया है, इन्फेक्टेड एरिया के बाहरी रिंग से सेंटर की तरफ कलिंग की जाती है। ये बिल्कुल भी पक्षियों के कल्याण के खिलाफ नहीं है। इन्हें मारने की भी एक प्रक्रिया होती है जो वेटनरी डॉक्टर द्वारा की जाती है। ये सब करना बहुत ही जरूरी है ताकि संक्रमण और ना बढ़े। जहां पर पक्षियों को कल किया जाता है उस एरिया को 15 दिन के बाद डिसइंफेक्ट करते रहे। डिसइंफेक्टेंट के लिए आप फ्यूमिगेशन या स्प्रेइंग का उपयोग कर सकते हैं। 3 महीने के सर्विलेंस पीरियड तक इसे डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। बर्ड फ्लू के संक्रमण के दौरान मेरे पक्षियों को कल कर दिया गया था। क्या मैं वापस बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप वापस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आपके पक्षियों को कल किया गया तो आपको सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट दिया होगा। इस सर्टिफिकेट के 90 दिनों के बाद, मतलब कि 3 महीने बाद, आप पोल्ट्री उत्पादन तथा मार्केटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नए बर्ड्स को खरीदते समय संक्रमित एरिया से ना खरीदें। 3 महीने के पहले अगर आप पक्षियों को उस संक्रमित एरिया में लेकर जाते हैं तो उन पक्षियों को वापस कल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान भरपाई नहीं दी जाएगी। बर्ड फ्लू के संक्रमण के दौरान मेरे बर्ड्स को कल कर दिया गया है, क्या मुझे इसके लिए नुकसान भरपाई मिलेगी? हाँ, नुकसान भरपाई मिलती है। नुकसान भरपाई का रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाएगा। ये रेट टाइम टू टाइम रिवाइज होते हैं, पर आपकी आइडिया के लिए आपको 2013 के रेट बताना चाहेंगे। लेयर और ब्रॉयलर दोनों में चिक्स के लिए नुकसान भरपाई मिली थी 20 रुपए, और जिन बर्ड्स की आयु 8 हफ्ते से ज्यादा है उन्हें लेयर में 90 रुपए और ब्रॉयलर में 70 रुपए नुकसान भरपाई मिली थी। इसी तरीके से बाकी पक्षी जैसे कि बतख, गिनी फाउल, टर्की, इनके लिए भी एक प्राइस तय की जाती है। अंडों के लिए और पोल्ट्री फीड के लिए भी नुकसान भरपाई दी जाती है। और सबसे आखिरी में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, क्या ये संक्रमण मनुष्य में हो सकता है? भारत में मुर्गी पालन उद्योग बहुत ही विकसित हो चुका है। देश के अलग अलग जगह पर बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म स्थित है। उसी के साथ साथ बैकयार्ड मुर्गी पालन भी किया जाता है। विकसित देशों की तरह हमारे देश में नई नई तकनीकों का उपयोग मुर्गी पालन के लिए किया जा रहा है। इन पशुपालकों द्वारा बायोसिक्योरिटी मेंटेन की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है। उन सभी चीजों का पालन भी पोल्ट्री पालक पशु डॉक्टर की सहायता से कर रहे हैं। इन पक्षियों में जो स्ट्रेन पाए गए हैं ये ऐसे ही मनुष्य को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। इसमें म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन होना जरूरी है। उस म्यूटेशन के लिए भी ये वायरस पक्षियों से सुअर में जाना जरूरी है और उसके बाद भी पक्का नहीं कह सकते हैं कि सुअर से ये मनुष्य को संक्रमित करेगा। ये भी खासकर उन्हीं लोगों में हो सकता है जो इन संक्रमित पक्षियों के संपर्क में है।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलने के चांसेस बहुत ही कम है और मांस और अंडों के सेवन से इस रोग का संक्रमण भारत में आज तक नहीं देखा गया। भारतीय खाने की पद्धति से चिकन और अंडों का सेवन करें। पोल्ट्री मांस को अगर 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनट के लिए उबाला जाए तो विषाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार का मांस मनुष्य के लिए सुरक्षित है। इसीलिए आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में फैले हुए अफवाहों पर ध्यान ना दें और इन अफवाहों को फैलाने में भी मदद ना करें।